हेलो स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। सबसे पहले रक्षाबंधन की आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं और भूगोल में मेरा विश्वास है और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये पूरा सेशन समाप्त होते होते आप लोग भूगोल का बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लेंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है उसमें मैंने क्वेश्चन को मैथ के माध्यम से बहुत ही सरल रूप से आप लोग के सामने रखूंगा। विश्वास कीजिए, इसमें आपको इतना मजा आएगा। बस एक काम करना हो कि आपको पूरा वीडियो देखना होगा। एक बार पूरा वीडियो देखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि इसका सेशन कैसा लगा, उसमें कमेंट कीजिएगा। आज के कुछ क्वेश्चन में ज्यादा समय लगेगा, कुछ में मैं इसलिए जो क्वेश्चन सिंपल है उसको मैं तेजी से बता दूंगा, लेकिन जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि बताना है, मैथ के माध्यम से दिखाना होगा, उसमें मैं कुछ समय लूंगा। तो चलिए हम लोग भूगोल की पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला सवाल है, समुद्र की गहराई तथा ऊंचाई मापने वाली रेखा क्या है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फैक्चुअल है। जो फैक्चुअल है उसमें बिल्कुल मैं समय नहीं लूंगा, बस बताते जाऊंगा फैक्ट को। ठीक है? समुद्र की ऊंचाई मापने वाली रेखा क्या है? ऊंचाई का मतलब होता है गहराई, कितना डेप्थ है समुद्र में। इसे कहते हैं डेटम लाइन। इसके द्वारा क्या होता है? समुद्र की गहराई को मापा जाता है। बाकी तीन है तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बस आपको सिर्फ यही पूछेगा किससे क्या होता है। जैसे कभी पूछ देगा आइसोथर्म से क्या होता है, कभी आइसोहेलाइन इसके लिए प्रयोग होता है, तो आपको अच्छे से देखना होगा। देखिए, जो ये तो मैंने बता दिया कि डेटम लेखा क्या है। एक दूसरा होता है आइसोपोर। ये क्या होता है? ये होता है चुंबकीय विषमताओं में समान वार्षिक परिवर्तन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोपोर कहा जाता है। और आइसोहेलाइन किसे कहते हैं? हेलाइन याद रखिएगा। आइसोहेलाइन और आइसोफॉर्म, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं आराम से आपको बता सकता हूँ कि इसको आप लोग किस तरह से याद रखें। एक ट्रिक। ट्रिक क्या? आइसोहेलाइन, हेलाइन मतलब खारा से आप लोग ले सकते हैं, लवण खारापन से। आइसोथॉर्म, थॉर्म का मतलब तापमान, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो आइसोहेलाइन क्या होता है? समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहेलाइन। और आइसोफॉर्म किसे कहते हैं? ये कहते हैं कि समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को आइसोफॉर्म कहते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैनरहिम रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? देखिए, पिछला ज्योग्राफी का जो बच्चा शुरुआत से जुड़ा है ज्योग्राफी सेशन में, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, उसको पता होगा कि ज्योग्राफी में हम लोग हर टेस्ट में कुछ कुछ रेखा के बारे में बताते हैं कि किसका सीमा निर्धारण जो होता है वो कौन सी रेखा करता है। ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि जितना भी एग्जाम आपका होता है, चाहे पीसीएस को ले ले, एसएससी को ले ले, या टेट के एग्जाम को ले ले, हमेशा इस तरह का क्वेश्चन होते रहता है। तो इसमें आपको थोड़ा भी समझने का जरूरत नहीं है, समझेंगे उलझ जाएंगे। समझिए मत, बिल्कुल इसको फैक्चुअल चीजें, 15-20 इंपॉर्टेंट रेखा है उसको बस याद कर लीजिए। इसलिए हर एग्जाम में जो आप लोग का टेस्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ रेखा के बारे में आप लोग को बताया जाता है। और एक आंसर होता है, साथ में जितने भी ऑप्शन होते हैं सबके बारे में बता दिया जाता है कौन सी रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। आज है मेनर हिम रेखा। ये किसके बीच है? ये है रूस और फिनलैंड के बीच में है। ओके। और इन इन दोनों के बीच में बाकी देख लेते हैं। जैसे यूएसए और कनाडा, यूएसए कनाडा के बीच में जो है 49वीं समांतर रेखा है, जो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा का निर्धारण करते हैं। अगर आप लोग देखेंगे मैप में, 49 डिग्री रेखा है वहां पे। नरीम रेखा जैसे मैंने बता दिया, ये रसिया और फिनलैंड के बीच में है। भारत पाकिस्तान के बीच में आप लोग से सारे बच्चे जानते हैं रेड क्लिफ रेखा है। और जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो है उसे कहते हैं हिंडनबर्ग रेखा। राइट। आगे देखते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण उसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं? किस ग्रह पर? सौरमंडल का तो जवाब इसका आपका होगा शुक्र। जी हाँ। शुक्र में क्या होता है कि वहां पे सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा जहां पे ज्वालामुखी है वहां से ज्वालामुखी से जो भी लावा निकलेगा उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है। शुक्र पे ज्वालामुखी पाया जाता है, इसलिए वहां के वायुमंडल में घने बादल पाए जाते हैं। और देखिए, ये हो गया इसका। मंगल ग्रह लाल क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन में आपका मंगल ग्रह है, तो मंगल भी मैं बता देता हूं मंगल ग्रह लाल क्यों होता है। क्योंकि 10% आयरन ऑक्साइड मंगल ग्रह पे की मिट्टी में पाया जाता है, 10%, जिस के कारण इसका रंग लाल होता है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी होता है जिसके कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
और वायुमंडल में हल्की गैस जैसे इसको ध्यान से देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाए जाते हैं। शनि ग्रह में शनि ग्रह की प्रमुख विशेषता है इसके चारों ओर हजारों छल्ले होते हैं। शनि ग्रह में आप लोग जानते हैं कि क्या होता है? शनि ग्रह के चारों ओर बहुत सारे छल्ले पाए जाते हैं और शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया के बादल पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ आपसे एक पूछा जा रहा था, आंसर होता शुक्र, लेकिन बाकी छोटा-छोटा एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बता दिया जिससे मंगल, बृहस्पति और शनि के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको मिल सके। किस निम्नलिखित में एशिया से किस देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? एशिया के किस देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए जो 3 इंपॉर्टेंट रेखा है, भूमध्य रेखा, कर्क और मकर, पूरे विश्व में जितने भी महादेश हैं, उससे कहाँ-कहाँ से होकर गुजरती है, किस-किस देश से होकर गुजरती है, आप लोगों को बिल्कुल याद रखना ज़रूरी है। आज हम लोग भूमध्य रेखा के बारे में देखते हैं, तभी अगले क्लास में जब एग्ज़ाम होगा उसमें कर्क रेखा, मकर रेखा भी आप लोग को दिया जाएगा, जिससे आप लोग को आंसर जो आप देते हैं उससे आप लोग का रिवीजन भी होगा प्लस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से उसको मैं आप लोगों के सामने अच्छी तरह से समझा भी दूँगा, ठीक है? तो एशिया के किस-किस देश से होके भूमध्य रेखा गुजरता है? एशिया में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। एशिया से कुल 3 देशों से होके गुजरता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। किस-किस देश से होके गुजरता है? हम लोग मैप से आप लोग को अच्छे से बताते हैं। देखिए, थोड़ा देर के लिए मैं हट जाता हूँ। एशिया में देखिए यहाँ पे मालदीव्स हो जाता है, यहाँ इंडोनेशिया है और यहाँ किरिबाती है। एशिया में इन 3 जगहों से होके भूमध्य रेखा गुजरती है। बाकी जो आपके मैप पे दिख रहा है, ये पूरा है विश्व का मानचित्र जहाँ-जहाँ से होके भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन-कौन सा है? कोलंबिया है, इक्वाडोर है, देखिए ये हो गया कोलंबिया, ये हो गया इक्वाडोर, ये ब्राज़ील है, गैबोन है, सॉ टोम एंड प्रिंस है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, उगांडा, सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, केनिया, ये सब देश है जहाँ से होके भूमध्य रेखा गुजरती है, अगर हम लोग बात करते हैं विश्व मानचित्र की। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि एशिया के किन देशों से होके भूमध्य रेखा गुजरती है, तो एशिया का कौन-सा देश होगा? एक हो जाएगा मालदीव्स, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा किरिबाती, ठीक है? हम लोग आगे देखते हैं। सेम वही चीज़ एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया है। पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन-सा तत्व पाया जाता है क्रस्ट में? ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। सही जवाब होगा ऑक्सीजन, ठीक है? देखिए कभी-कभी होता है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है पृथ्वी का क्रस्ट, कभी-कभी पूछा पूछा जाता है, चलिए एक्सप्लेनेशन में बताऊँगा तब आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये आप लोगों का ये सामने आ गया है, किसका ये है मैप? इसमें देखिए, इसमें क्रस्ट दिखाया गया है, 3 लेयर होता है पृथ्वी का, क्रस्ट, मेंटर, कोर, ठीक है? क्रस्ट होता है, मेंटर होता है और कोर होता है। अब देखिए यहाँ पे जो क्रस्ट होता है, इसका ऊंचाई पृथ्वी पे अलग-अलग होता है। क्या अलग होता है? पृथ्वी पे अगर महासागरों की बात करें तो इसका ऊंचाई 5 किलोमीटर तक होता है। अगर महाद्वीपों की बात करें तो लगभग 30 किलोमीटर तक होता है। बहुत सारा पर्वत एरिया है, वहाँ पे लगभग 70 से 100 किलोमीटर के बीच में भी हो जाता है। मतलब मान के चल सकते हैं कि लगभग 100 किलोमीटर तक क्रस्ट पाया जाता है पृथ्वी पे, अलग-अलग जगहों पे। बाद में अगर मेंटल की बात करें तो ये लगभग 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। और कोर की बात करें, आउटर इनर अलग-अलग है, सिर्फ आप समझेंगे कोर कहाँ होता है तो कोर होता है 6378 किलोमीटर तक। ये कहीं-कहीं इसमें अलग-अलग किलोमीटर है, उसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, कितना है कहीं पे 2-4 किलोमीटर कम ज़्यादा भी है। ये एग्ज़ाम इस तरह का चीज़ अलग-अलग बुक में अलग-अलग लिखा गया है। ये आपका हो गया पृथ्वी का संरचना में। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिए सबसे ज्यादा जो क्रस्ट होता है उसमें 46.8% लगभग 50% ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर लोहा। ये सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने बताया कि 3 लेयर होता है, क्रस्ट क्रस्ट मेंटल और कोर। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर होता है। तो पृथ्वी के जो क्रस्ट होता है उसमें 46.8% ऑक्सीजन होता है। ओवरऑल पृथ्वी की बात करें, ओवरऑल जिसमें तीनों परत आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है 35.5।
बच्चे लोग आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते आते हैं कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है कि लोहा पाया जाता है? क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है कि लोहा? इसको मैं स याद करने का तरीका बता रहा हूँ। बस इस तरह से याद कीजिए कि हम लोग क्या लेते हैं साँस? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन सिर्फ़ ऊपर में होता है। इस आधार पे कह सकते हो क्रस्ट सबसे ऊपर होता है इसलिए वहाँ ऑक्सीजन होता है और पूरे एक ओवरऑल जो है सबसे ज़्यादा लोहा मिल जाता है। शायद इससे कुछ आसान हो जाएगा आप लोग को याद करना। उत्तर-पूर्वी राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। देखिए, कभी-कभी क्या होता है हम लोग आसान क्वेश्चन को बिल्कुल नेगलेक्ट लेके चलते हैं कि शायद ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। लेकिन आप लोग देखते हैं एग्ज़ाम में हमेशा कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ पे आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आसान क्वेश्चन को गलत करने का मतलब है आप लोग एक क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन को कभी नहीं गलत करना है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य कौन है? बहुत सारे बच्चे असम को सही कर देंगे, लेकिन सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है? एक मैप के आधार पे आपको शायद याद करना कुछ आसान हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप लोग मैप देखेंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। आप लोगों को तो लग जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है और असम उसके बाद है। ये मैप बताने का मतलब है मैं पहले भी बोला था कि मैप से क्या होता है विजुलाइज़ कर पाते हैं। आप लोग को अगर एग्ज़ाम में भूल भी जाते हैं और 1 सेकंड के लिए अगर मनन करेंगे, आँख बंद करके सोचेंगे, ये याद रखेंगे अच्छा स्लाइड जो सर बताए थे, उस स्लाइड में क्या था? अच्छा अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा था। असम ज़्यादा था। फिर आप लगे नहीं अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा था, उसके बाद असम था। हमेशा याद ध्यान रखिए इस बात को रात को सोते समय, दिन भर में जितना भी आप पढ़ते हैं, चाहे मेरा क्लास देखते हो या खुद से पढ़ते हो, किसी टीचर का नोट्स पढ़ते हो, रात को 10 से 15 मिनट मनन करना बहुत ज़रूरी है कि आपने दिन भर में क्या पढ़ा है। आँख बंद करके उसको रिकॉल करते चलिए, कोशिश कीजिए रात के 15 सोते समय 15 मिनट जो याद करने का, क्या मैंने पढ़ा, क्या आंसर होना चाहिए। इन केस वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो, तुरंत उठ के जो है आप लोग नोट्स देखिए कि क्या कन्फ्यूजन हो रहे है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नींद आ गया सो गए, नहीं। रात को 10 से 15 मिनट बिल्कुल आप दिन भर में जितना भी चीज़ पढ़ाई की उसको देखिए, ठीक है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश का एरिया कितना है? 83,743 वर्ग किलोमीटर। एरिया आपसे नहीं पूछेगा, चांसेस ये नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, किसी एसएससी या कैट के एग्ज़ाम में शायद पूछ ले, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि एरिया आपसे नहीं पूछेगा। ये ज़रूर पूछ सकता है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन-सा? तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। फिर भी विजुअलाइज़ करने के लिए जिससे ज़्यादा आसानी से आप लोग ध्यान रख सकें, अरुणाचल के बाद असम का है 78,438 किलोमीटर और जो बाकी 2 ऑप्शन है, उस ऑप्शन के आधार पे मेघालय का है 22,720 और नागालैंड का है 16,579 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, एक बार सबसे कम देख लेते हैं। सबसे कम है उत्तर पूर्व राज्यों में सिक्किम का 7,096 वर्ग किलोमीटर। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में स्थित ज्वालामुखी उदाहरण है। जो बैरन द्वीप पे ज्वालामुखी है, वो किस तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है? सक्रिय, प्रसुप्त, शांत या कोई नहीं? देखिए, शायद लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि कुछ-कुछ हिंदी के वर्ड अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या समझने में दिक्कत हो रहा है या तो आप लोग बिल्कुल इंग्लिश को देख लीजिए। इंग्लिश हम लोग बहुत आसानी से कुछ-कुछ शब्द को रिकॉल कर सकते हैं। जैसे सक्रिय, एक्टिव, प्रसुप्त, डोरमेंट। ये 2 ऐसा वर्ड है कि शायद हो सकता है इंग्लिश में ज़्यादा आप लोग कनेक्ट कर पाएँ। तो बैरन द्वीप जो है ये आप लोग पता होगा, ये एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और होता क्या है वैसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव धूल, धुआँ, वाष्प जैसे राख, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। और वैसे ज्वालामुखी जिनके निकट भविष्य में उद्गार नहीं होता उसे प्रस्तुत ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब इसमें हुआ था, कभी न कभी लावा निकला था, धुआँ निकला था, वाष्प निकला था, हर कुछ निकला था। लेकिन निकट भविष्य में मतलब कुछ समय पहले इसमें उद्गार नहीं हुआ है। कुछ समय का मतलब ये नहीं हुआ कि 2 दिन पहले, मतलब कुछ सालों से ये बिल्कुल शांत अवस्था में है। उसे कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। जो एक्टिव ज्वालामुखी है, वो हमेशा धधकता रहता है। हमेशा का मतलब हो सकता है कि आज न धधके लेकिन वो उसमें टेंडेंसी होता है हमेशा जलने का रहता है, धुआँ उठते रहता है, लावा निकलने का टेंडेंसी हमेशा बना रहता है। वो होता है एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो जिसे सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, उसमें क्या होता है? उसमें निकट भविष्य में मतलब आगे आने वाले सालों में कुछ सालों में और जो कुछ समय बीत रहा है, इसमें न पहले लावा निकला था कुछ साल पहले, निकट भविष्य में निकलने का संभावना है।
वैसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ, शांत ज्वालामुखी काल होता है। कोई ज्वालामुखी ऐसे होता है जिसमें कभी उद्गार हुआ ही नहीं, उसे हम लोग कहते हैं शांत ज्वालामुखी। एक क्लास को लेके आप लोग के लिए सूचना, यज्ञ विद्या को आप लोग ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज्यादा बच्चे अपने लाइक कीजिए। देखिए यज्ञ विद्या आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ के हम लोग को मोटिवेट कर सकते हैं। हम लोग हमेशा कोशिश करें कि क्या आपके लिए लाया जाए जिससे आप लोग को पढ़ना आसान हो जाएगा। मैं कुछ बताना चाहूंगा कि जो बच्चे बिहार का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये जो क्लास है ये तो सबके लिए है, सबको फायदा होगा। लेकिन जो बच्चे बिहार दे रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि सितंबर 10 सितंबर तक आप लोगों के लिए बिहार करंट और बिहार स्पेशल दो चीज पे आप लोगों के लिए क्लास लाने वाला हूँ। बिहार करंट में एक साल का सारा करंट का न्यूज रहेगा, जो कि आप लोग को जो 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसके अलावा बिहार स्पेशल का भी क्लास होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आता है। ये दोनों चीज आप लोग को 10 सितंबर तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैं चाहता तो 10 दिन 15 दिन पहले भी करा देता, जो मैं पहले बोला था, लेकिन एग्जाम में मान के चलिए कि एग्जाम में जो अगर 30 सितंबर को होने वाला है तो लगभग 10 सितंबर का घटना इसमें ऐड रहता है। इसीलिए हम लोग 10 11 12 के आसपास आप लोगों के लिए क्लास लेके आएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओल्ड फेथफुल गेसर जो एक गर्म जल स्रोत है कहाँ स्थित है? पहले ये मुझे बताइए कि आप लोग गेसर जानते हैं कि गेसर होता क्या है? इसको याद करने से पहले कुछ मैं बता देता हूँ गेसर होता क्या है। आंसर इसका है संयुक्त राज्य अमेरिका। गेसर क्या होता है? यहाँ देखते हैं। देखिए गेसर क्या होता है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे पानी तेजी से ऊपर उठ रही है, बहुत तेजी से। ये होता है गेसर। ये क्यों होता है? देखिए होता क्या है कि जमीन के अंदर जो हमारा सतह है, सिंपल वर्ड, जहाँ पे सतह के अंदर क्या होता है, काफी नीचे कभी कभी मैग्मा जो है वो गर्म होने के बाद जो पानी होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाता है। आपको पता होगा कि मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ये एक्टिविटी चलते रहता है। तो जो वो जब दबाव बनाता है तो पानी जो है कहीं से निकलने का रास्ता खोलता है। ये जो गेजर होता है ये उसी तरह से गर्म होता है। जब वो मैग्मा इसके ऊपर चारों तरफ से मैग्मा द्वारा पानी दबाव बनाया जाता है तो वो तेजी से ऊपर की ओर उठता है और यही पानी ऊपर की ओर गर्म रूप में निकलना शुरू करता है। ये आपका जो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में ओल्ड फेथफुल जो है ये उसी तरह की गेजर है। ठीक है, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कि कैसे काम करता है गेसर, होता है क्या, ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि ये कहाँ पर है। आपको ध्यान रखना होगा ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? कुछ नाम दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, आंसर होगा किलिमंजारो। ये है ज्वालामुखी पर्वत। आखिर ज्वालामुखी पर्वत होता क्या है, आप लोगों को पता है? देखिए ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है कि जैसे अभी हम लोग लगातार ज्वालामुखी के बारे में पढ़ ही रहे हैं, वल्केनो, जब किसी ज्वालामुखी से बहुत सारा लावा ऊपर से निकलता है तो क्या होता है, वो चारों तरफ जो है फैल जाता है। फैलने के बाद जो है वो पर्वत का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। और साथ ही साथ जो आल्प पर्वत है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत क्या होता है? देखिए वलित पर्वत कहा जाता है जिसे कि फोर्ड माउंटेन भी कहते हैं, कि पृथ्वी जो है अंदर, पृथ्वी के दबाव के कारण जब चट्टान में वलन होता है, ये मुड़ जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वलित पर्वत। ठीक है, ये नॉर्मली अवसादी चट्टान होते हैं जो पृथ्वी के दबाव के कारण इसमें वलन आ जाता है, ये मुड़ जाता है। नाम से वलन या मुड़ना, इसे कहते हैं वलित पर्वत। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज्यादातर अगर देखा है ज्यादातर विश्व में ये वलित पर्वत पाए जाते हैं। हिमालय की बात कर लिए, वो भी वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में सियरा नेवाडा, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया गया है सियरा नेवाडा, उत्तरी अमेरिका का सियरा नेवाडा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत क्या होता है? ब्लॉक पर्वत कहा जाता है कि जब खिंचाव के कारण, तनाव के कारण पर्वत का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। और आप कहें तनाव के कारण किस तरह से? देखिए होता है क्या है, जब भी तनाव होगा, ध्यान दीजिए किसी भी चीज में तनाव होगा, मान लीजिएगा इसको मैं जोर से खींचूं तो क्या होगा, एक भाग ये तो ऊपर जाएगा, एक भाग नीचे जाएगा। जो भाग ऊपर चला गया वो कहलाता है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, समझ गए? जो भाग ऊपर चला जाएगा वो कहलाएगा ब्लॉक।
और ये जो हेनरी पर्वत है वो गुंबदकार पर्वत का उदाहरण है। गुंबदकार पर्वत क्या होते हैं? डोम माउंटेन। ये क्या होता है? देखिए, गुंबदकार पर्वत होता है पृथ्वी के अंदर से जब अ, गर्म होकर मैग्मा ऊपर की तरफ निकलती है, डोम के आकार में चारों तरफ फैल जाती है। इसे हम लोग कहते हैं डोम पर्वत या गुंबदकार पर्वत। ये कौन सा है? हेनरी पर्वत, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वो गुंबदकार पर्वत का उदाहरण है। आप लोग को एग्जाम में या तो पूछेगा किस तरह का पर्वत है, बहुत सारे पर्वत का नाम दे देगा आपको। जो सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना था वो भी पूछ देगा कि किलिमंजारो किस तरह का पर्वत है। आपको बताना होगा कि किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, ना कि वलित या ब्लॉक। क्लियर? आगे देखते हैं। हिंद महासागर का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मतलब हिंद महासागर में बहुत सारे द्वीप है, आपको बताना होगा क्षेत्रफल के हिसाब से। जो आपको ऑप्शन दिया गया उसमें सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर में कौन सा है? सही जवाब है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में। इसका एरिया कितना है? 5,87,713 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, मेडागास्कर का एरिया है 5,87,713 वर्ग किलोमीटर। तो बोर्निया कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सुमात्रा हिंद महासागर का दूसरा बड़ा द्वीप है। सुमात्रा आप लोग सब जानते होंगे। वैसे सबसे बड़ा द्वीप किसे कहा जाता है? ग्रीनलैंड को कहा जाता है। ये सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए 21,66,086 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। कितना ज्यादा एरिया, मतलब कहा जाए भारत से लगभग 2/3 ग्रीनलैंड का एरिया। कितना बड़ा है आप लोग समझ सकते हैं। यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। कौन? ग्रीनलैंड। हवा के अपरदनात्मक कार्यों के पश्चात किस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है? हवा के अपरदनात्मक कार्यों के कारण किस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है? आपका जवाब होगा लोएस मैदान। ये लोएस मैदान होता क्या है? देखिए, लोएस मैदान कहा जाता है कि हवा के अपरदन के बाद हवा जो है अपने साथ बहुत सारे चीज को उड़ाते हुए ले जाती है। बालू, रेत आदि के निक्षेपण के द्वारा बहुत सारी चीज को ले जाता है हवा के अपर्दन के द्वारा। इससे जो है लोएस मैदान का निर्माण होता है। बहुत ही फेमस चीन का शांसी प्रांत में जो है लोएस मैदान का उदाहरण है। ये चीन के शैनसी प्रांत है। पूर्व मैदान किसके कहते हैं? पूर्व मैदान का कहा जाता है कि जब पर्वत से पर्वत से कोई हिमानी निकलती है, पर्वत से जब हिमानी निकल के अपने साथ बहुत सारे निक्षेपों को लेके आती है, जो पर्वत से हिमानी निकलती है, उससे जो मैदान बनता है उसे कहा जाता है अपूर्व मैदान। लावा मैदान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के निकलने वाले लावा तथा अन्य पदार्थों से होता है। भारत का जो फेमस प्रायद्वीपीय मैदान है वो लावा मैदान का उदाहरण है। मतलब सोचिए, कई हजारों लाखों करोड़ों सा हजार लाख छोड़िए, काफी करोड़ों साल पहले इस तरह का निर्माण हुआ था प्रायद्वीपीय मैदान का, जब लावा जो है ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा चारों तरफ फैल गया, उसे कहते हैं लावा मैदान। और जलोढ़ मैदान का निर्माण क्या होता है? जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है पर्वत से जब नदियां निकल नीचे आती है, वो अपने साथ जो निक्षेप लेके आती है उसे कहते हैं जलोढ़ मैदान। ये तो आप लोग जानते होंगे। जो सिंधु ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो इसी का उदाहरण है, जलोढ़ मैदान का। देखिए, पर्वत से जब नदी निक्षेप लेके जाती है तो बनता है जलोढ़ मैदान। पर्वत से हिमानी जो लेके जाती है तब बनता है ओट मैदान। क्लियर है? आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन है? ये आप लोग में से लगभग 99% बच्चा जानता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है। अगर पूछा जाए तो शायद सबका जवाब एक ही होगा, वो है सुपीरियर झील। लेकिन क्वेश्चन में देने का कारण क्या है? एक तो है, मैंने पहले ही बताया था कि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। और आसान क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख लिए बस तुरंत लगा दिए। आसान क्वेश्चन तब भी 2-3 सेकंड का आप लोग समय दीजिए जिससे आसान सवाल गलत ना हो। इसमें क्या खास बात है? देखिए, सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन साथ में एक है बैकाल झील। बैकाल झील क्या है? ये भी मीठे पानी की झील है। कभी-कभी आप लोग देखते होंगे या सुने होंगे कि बैकाल झील भी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वो चीज इसमें उसे मैं बताना चाहूंगा कि बैकाल झील जो है उसमें सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। पानी है, क्यों? क्योंकि बैकाल झील का गहराई बहुत ज्यादा है, एरिया कम है लेकिन पानी बहुत ज्यादा है। पानी की क्वांटिटी के आधार पर बैकाल झील सबसे बड़ा है, लेकिन एरिया के हिसाब से सुपीरियर झील सबसे बड़ा है। क्वेश्चन में अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, तो आपको एरिया के हिसाब से ही बताना है, वो हो जाएगा सुपीरियर झील। और जब स्पेसिफिक पूछा जाएगा, स्पेसिफिक आप लोग ध्यान दीजिए, उसमें आपको बताया जाएगा कि
गहराई के हिसाब से, पानी की मात्रा के हिसाब से, तब आपको बताना होगा बैकाल झील। याद रहेगा। और कुछ बातें, सुपिरियर झील का तो हो गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में स्थित है। और विक्टोरिया झील का क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह युगांडा, तंजानिया और केनिया में फैला हुआ है। एरिया के हिसाब से विक्टोरिया झील एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी झील है, दूसरी। पहली सुपीरियर, दूसरी विक्टोरिया विक्टोरिया और जो बैकाल है वो क्या है, वो पानी की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। जो विक्टोरिया झील है ये कहाँ का है, युगांडा, तंजानिया और केनिया के मध्य फैला हुआ है। बैकाल झील यूरेशिया, यूरेशिया मतलब रसिया की जो एरिया है, जो यूरोप और एशिया के भाग में, क्योंकि रसिया आप जानते हैं, जो रसिया कंट्री है वो दो महादेश में है, एक यूरोप और एक एशिया। तो बैकाल झील उसी एरिया में है, रसिया के अंतर्गत। मीठे पानी की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील भी और सबसे ज्यादा पानी की मात्रा भी बैकाल झील में है। टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिकी महादेश की सबसे बड़ी झील है, टीटीका। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम झील है। और ये झील का एक खास बात है कि दो भागों में बटा हुआ है। उत्तरी भाग गहरा और मीठा है और दक्षिणी भाग खारा और उथला है। उत्तरी भाग गहरा है, मीठा है, और दक्षिणी भाग जो है वो उथला है। यह झील पेरू और बोलिविया के बीच सीमा का निर्धारण करती है। पेरू ऊपर की तरफ, बोलिविया बोलिविया नीचे की तरफ। निम्न में किस मिट्टी में जलधारण क्षमता सबसे अधिक है? जो ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन के आधार पे किसमें जलधारण क्षमता सबसे ज्यादा होगा, इस ऑप्शन के आधार पे सबसे ज्यादा हो जाएगा काली मिट्टी में। सबसे ज्यादा फैलाव महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी में जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है। जल से संतृप्त होने पर मृदा सदा चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर गहरी दरारें पड़ जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे काली मिट्टी को कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए गहरी दरारें पड़ जाती है। जुताई के समय क्या होता है, जुताई अगर हम लोग खेत का करते हैं तो क्या करते हैं कि खेत में हल चलाते हैं या ट्रैक्टर या कोई भी आधुनिक तरीके का उपयोग करते हैं, और उसमें खेत में एक दरार बन जाता है। जो काली मिट्टी है उसमें दरार होता है और ये नैसर्गिक होता है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। भारतीय मृदा में जलोढ़ तथा लाल मिट्टी का तीसरे स्थान पे आता है। सबसे ज्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है, फिर लाल, फिर काला। ये आपने बता ही दिया कि जलोढ़ सबसे ज्यादा एरिया में है। यह मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से, आप लोग सब जान रहे हैं। लाल मिट्टी भारत का दूसरा सबसे ज्यादा एरिया को घेरता है और लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि लोहा का ऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए मिट्टी का कलर लाल होता है। लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल, महाराष्ट्र और असम में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा में सबसे ज्यादा चाय, कहुआ, रबर, सिंकोना, काजू आदि की खेती होती है। देखिए हम लोग का प्रयास यही है कि क्वेश्चन में जितना भी ऑप्शन दिया गया है सब ऑप्शन के बारे में, काली मिट्टी तो है जिसे जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है, इसके बारे में तो बताया ही जाएगा क्यों होती है, इसे और क्या होता है, एडिशनल पॉइंट। साथ ही साथ जितना भी ऑप्शन है, जैसे इसमें इसके अलावा 3 ऑप्शन है, तो आपको बाकी ऑप्शन के बारे में बताना यह विद्या का ड्यूटी है। इसीलिए हम लोग वो उस तरह का तरीका को फॉलो कर रहे हैं। उच्चमपाद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ है? उच्चमपाद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ है? यह हुआ है गोदावरी नदी पे। तो आप लोग को इंडिया में जितने भी परियोजना है, नदी है, पर्वत है, ये सब आप लोग को ध्यान रखना होगा। कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन हो, इसलिए आप लोग हमेशा इसको ध्यान में रख के पढ़ते रहे। ठीक, ये हुआ है गोदावरी नदी में, बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, इसे बस ध्यान रखिएगा। कौन सा? उच्चम पाद परियोजना। कोंकण रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है? कोंकण रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है। कोंकण रेलवे नो डाउट की कोंकण रेलवे आने से यातायात का एक बड़ा ही फैलाव हो गया है और बहुत ही आकर्षक ये रेल मार्ग भी है। इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका फैलाव है रोहा से मंगलुरु का। रोहा कहाँ है, मंगलुरु कहाँ है, ये भी ध्यान दीजिए। रोहा मुंबई के पास अर्थात महाराष्ट्र में है और मंगलुरु तो आप लोग जानते ही है कर्नाटका में है। यहाँ पे एक मैप भी बता दिया गया है जिसके आधार पे आप लोग को थोड़ा आसानी होगा। देखिए लोहा यहाँ पे है और मंगलुरु कहाँ पे, इस जगह है। ये जो आपका मुंबई सीएसटी है ये इसका मुख्यालय है, किसका? कोंकण रेलवे का। और ये यहाँ से शुरू होता है रोहा से। ये यहाँ पे इसलिए दिखाया जा रहा है मुंबई सीएसटी क्योंकि इसका मुख्यालय है। और रोहा से शुरू होकर आप लोग देख सकते हैं कि बीच बीच में बहुत सारा स्टेशन का नाम भी दिया गया है।
आप लोग आराम से बाद में स्लाइड को पॉज करके इसको देखते रहिए कि कौन-कौन सा मेन-मेन एरिया है। और देखिए एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि ये किस-किस स्टेट को टच करता है। तो देख रहे हैं कौन-सा, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा गोवा और तीसरा कर्नाटका। क्या केरला को टच करता है? ध्यान से देखिए, तो केरला को टच नहीं करता है। इस एरिया को अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से ज़ूम करके, तो केरला को ये टच नहीं करता है। केरला से पहले कर्नाटका में मंगलोर तक ही है। ध्यान रहेगा। और एक बात, इसमें इसका 760 किलोमीटर का दूरी ये तय करता है। कहाँ से? लोहा से लेके मंगलोर तक का दूरी 760 किलोमीटर यह तय करता है। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका के बीच विकास हुआ है। केरल को टच नहीं करता है। याद रखिएगा कि बहुत बार ये देखा गया है कि चूंकि एक लाइन नीचे की तरफ पे केरला है तो केरल को भी टच करेगा, बिल्कुल केरल को टच नहीं करता है। लेकिन हाँ, केरल को फायदा जरूर हुआ है। फायदा ये हुआ है कि केरल इस मार्ग से आसानी से जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि भारतीय रेलवे अगर कर्नाटका में तो केरला वाले नहीं जा सकते, केरला को भी लाभ हुआ है। लेकिन अगर पूछा जाएगा इसका फल सिर्फ 3 राज्य में है। कौन कौन था? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। निम्नलिखित पर्वों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे अवस्थित है? मैप में बहुत सारा इस तरह का चीज आता है। वर्ल्ड मैप में कभी कभी नदी बताया जा पूछा जाता है, कभी कभी इस तरह का कि कौन सा पर्वत किसका सीमा निर्धारण करता है। ये जो है कि कौन राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बी और सी, मतलब ब्लैक फॉरेस्ट भी होगा, वास्टिस भी होगा। ये राइन नदी के दोनों किनारे पे है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये राइन नदी है, ये है, आपको दिख रहा है राइन नदी। इसके पूर्वी एरिया में ये क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट है। और और पश्चिम में वॉल्सियस है। शायद मैप के आधार पे आपको याद हो जाएगा। ये राइन रिवर है, इसके पूर्वी एरिया में ब्लैक फॉरेस्ट है और पश्चिम भाग में है वॉल्सियस। ठीक है, यही आपको यहाँ पे बताया गया है कि राइन नदी स्विट्जरलैंड के आल्प पर्वत से निकलकर जर्मनी तथा नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। इस नदी के पूर्वी किनारे पे ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पे वॉल्जेस पर्वत है। देख रहे हैं फिर से। जबकि पेरनिज पर्वत जो है वो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। बहुत सारा कि कहाँ पे कौन सा सीमा निर्धारण करते हैं, देखिए बहुत सारा उस एरिया में स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत सीमा निर्धारण करता है। ये सब आप लोग को ध्यान रखिए। हम लोग हर टेस्ट में कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे मैप के आधार पर इस तरह के फैक्ट आपके सामने लाने का। संयुक्त राज्य अमेरिका की मृतक घाटी जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है मृतक घाटी, जिसको डेथ वैली कहा जाता है? ये जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। ठीक है, यहाँ पे तापमान गर्मियों में लगभग 56.7 तक पहुंच जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गर्म और सूक्ष्म घाटी है, इसे अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। देखिए, यज्ञ विद्या, आप लोग यज्ञ विद्या को ज्यादा से ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे जुड़े नहीं है, आपका ये मोरल ड्यूटी होता है कि उस बच्चे तक यज्ञ विद्या को आप लोग लेके जाए, क्योंकि आपके लिए हम लोग ये लेके आए। तो आप भी अपना ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कीजिए। यज्ञ विद्या को गूगल ऐप से आप लोग डाउनलोड कीजिए। और टेस्ट होता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। अभी तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हो रहा है। अगर आप लोग बच्चे का लगातार इसमें टेस्ट के प्रति रुझान बना रहेगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे टेस्ट में आते हैं तो इसे डेली कर दिया जाएगा। जो बच्चे पहला दिन से, उसको पता होगा कि पहले हम लोग हर दिन टेस्ट लेते थे, लेकिन अभी 3 दिन लिया जा रहा है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं या 1-2 दिन पहले जुड़े हैं, वो बच्चे चाहे तो ऐप पे पुराना टेस्ट मौजूद है, आप लोग पुराना टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? संसार का, विश्व, आप लोग में से सारे बच्चे जानते होंगे, सहारा मरुस्थल है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने दिया क्यों है सहारा मरुस्थल? सेम वही कॉन्सेप्ट कि आसान क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रखना होगा, प्लस सहारा मरुस्थल के बारे में कुछ कुछ फैक्ट है, कहाँ फैला हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है सहारा डेजर्ट। अगर सहारा डेजर्ट को देखते हैं तो इस मैप के आधार पे आप लोगों को पता चल जाएगा इसका फैलाव कहाँ है। याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम में आपको बहुत सारा कंट्री का नाम दे देगा। अफ्रीका में है, लेकिन हो सकता है आपको बहुत सारा कंट्री, जो साउथ अफ्रीका है नीचे, उसका नाम दे देगा, जिम्बाब्वे दे देगा, क्या वहां पे है? नहीं है। तो सहारा मरुस्थल का फैलाव कहाँ कहाँ है, आपको मैप पे बहुत अच्छे से दिया गया है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए कि कौन कौन सा यहाँ नाम दिया हुआ है। सारा नाम है, जैसे माली है, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया। एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी क्या होता है, ये जो आपको है इरिट्रिया,
इरिट्रिया एकदम छोटा-सा नीचे थोड़ा-सा देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा, ध्यान से देखिए इस जगह को इरिट्रिया यहाँ पे है। एकदम थोड़ा-सा एरिया ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर, इरिट्रिया के नॉर्थ भाग में सहारा डेजर्ट है। कभी-कभी इरिट्रिया बिल्कुल बच्चों को ध्यान नहीं रहता कि इरिट्रिया भी है, तो आपको 6-7 2-3 नाम दिया जाएगा, 4 नाम दिया जाएगा, ये पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सहारा डेजर्ट में नहीं आता है, किस कंट्री में सहारा डेजर्ट नहीं है। इस सारे कंट्री को ध्यान रखिए, इसके अलावा सहारा डेजर्ट किसी में नहीं है। इसका एरिया टोटल 3.6 मिलियन वर्ग है। 3.6 बहुत होता है। 3.6 का क्या मतलब हो गया? मिलियन का मतलब है 10 लाख और 3.6 मिलियन वर्ग है। 30.6 लाख मिलियन वर्ग, ठीक है? एरिया किलोमीटर भी है, मील में है। ये है कालाहारी मरुस्थल। ये इसका फैलाव कहाँ-कहाँ है? बोत्सवाना, नाम्बिया, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल फोकस कीजिए मैप पे। कालाहारी मरुस्थल कहाँ-कहाँ है देखिए, साउथ अफ्रीका में भी है और ये देखिए ये है साउथ अफ्रीका। ये पूरा व्हाइट लाइन यहाँ से साउथ अफ्रीका में तो साउथ अफ्रीका को भी टच कर रहा है और कहाँ टच कर रहा है? बोत्सवाना को टच नाम्बिया को टच कर रहा है। ये सारे एरिया को 6 इस कंट्री को ये टच करता है कालाहारी डेजर्ट। 6 कंट्री आपको मैप में ये पूरा एरिया जो है यहाँ बताया गया है कि जहाँ-जहाँ ये टच होता है वो करता है। देखिए जाम्बिया भी है, अंगोला भी है। आपको बिल्कुल मैप के आधार पे आपको याद करना होगा, याद नहीं समझना होगा। आप लोग अगर मैप को एक बार विजुअलाइज़ कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल आप लोग जानते होंगे कि मंगोलिया और चाइना में है। इसमें सिर्फ 2 कंट्री है। जैसे गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चाइना में है, उसी तरह से थार मरुस्थल इंडिया पाकिस्तान में। कहाँ-कहाँ है देखिए अगर मैप में देखेंगे तो मैप में देखिए यहाँ पे मंगोलिया का ये भाग मंगोलिया का आ जाता है गोबी मरुस्थल का, ये भाग ऊपर की ओर मतलब मंगोलिया का नीचे की ओर दक्षिणी भाग और चाइना का ऊपर की तरफ है मतलब उत्तरी एरिया है। आगे देखते हैं थाल, थाल पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में थाल डेजर्ट। किस एरिया में? यहाँ देखिए ये है भारत का पश्चिमी मैप का पश्चिमी एरिया ये है। तो कहाँ का है देखिए इंडिया का इतना भाग, ये पूरा भाग थाल में है, प्लस पाकिस्तान का ये भाग। इंडिया पाकिस्तान में के बीच में है, इंडिया पाकिस्तान के मध्य थार डेजर्ट। मैप बताने का मतलब ये कि आप देखेंगे कि अभी तक थाल आपको याद था, कहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के किस एरिया में, मैप में बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि इंडिया का पश्चिमी भाग, ये है पश्चिमी भाग यहाँ पे, प्लस राजस्थान वाला एरिया है और ये एरिया है पाकिस्तान का पूर्वी भाग। यहाँ पे आपको हो जाएगा थार डेजर्ट। थोड़ा सा पीछे की तरफ गोबी डेजर्ट, ये कहाँ है? मंगोलिया और चाइना। मैप पे देखिए ये चाइना, चाइना एक, मंगोलिया दो, ये 2 कंट्री में गोबी डेजर्ट। किस जगह देखिए ऊपर मंगोलिया का नीचे की ओर का मतलब होता है दक्षिणी मंगोलिया, साउथ मंगोलिया और चाइना के ऊपर की ओर मतलब उत्तरी चाइना में आपको गोबी डेजर्ट है। अगर कालाहारी देखेंगे तो कालाहारी में ये कुल 6 कंट्री है। सारा यहाँ पे नाम भी दिया गया, मैप में भी आपको बताया गया। इसके अलावा अगर सहारा डेजर्ट देखेंगे, सहारा डेजर्ट ये पूरे एरिया में सहारा डेजर्ट। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस महाकल्प में हुआ? दक्कन ट्रैप, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए। बहुत सारे एरिया कितने समय पहले मेसोजोइक काल था, से इसका हो जाएगा मेसोजोइक काल, उसमें मत जाइए। दक्कन ट्रैप कब निर्माण हुआ? मेसोजोइक महाकल्प में हुआ। दक्कन ट्रैप से रिलेटेड कुछ बातें मैं बता देता हूँ कि मेसोजोइक महाकल्प में हुआ है, स्टेलियस कल्प हुआ है। महाकल्प के अंदर बहुत सारे कल्प थे। ये कभी अगर मौका लगे तो ज्योग्राफी का मैं बेसिक चीज, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं महाकल्प कितने हैं, कल्प कितने हैं, मैं बाद में जैसे ही समय मिलता है आप लोग के सामने एक एक नया ज्योग्राफी पे एक क्लास लेके आएगा। तो मेसोजोइक महाकल्प का कौन सा कल्प था? क्रिस्टेशियस। इसमें दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप में महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, गुजरात और मध्य प्रदेश में आता है। दक्कन ट्रैप कहाँ फैला हुआ है? महाराष्ट्र के ज्यादातर एरिया में, गुजरात और एमपी मध्य प्रदेश में। इसके अलावा कुछ टुकड़ों में मतलब झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में थोड़े थोड़े भाग में दक्कन ट्रैप का फैलाव है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही का मतलब होता है कम से ज्यादा। मैंने बहुत पहले आपको बताया था आरोही अवरोही, बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति में मत रहिए। और इस तरह में आरोही अवरोही में अगर एग्जाम में कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो इंग्लिश को देख लीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत आसान होता है याद करना। इंक्रीज मतलब बढ़ना, आरोही मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब कम होना, अवरोही तो बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। ये है आरोही क्रम एरिया के हिसाब से। एक बार सारा देश, ये जो 4 देश है उसका एरिया भी आपको ध्यान रखने के लिए यहाँ पे लिखा जा रहा है। अर्जेंटीना का कितना है?
ये देख लीजिए 27,80,000। भारत का तो आप लोग जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया का 76,38,000। ब्राजील का 85,15,000 कुछ। तो ये आपका देखिए, जरूरी नहीं कि ये आपको क्रम पूछे, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील पूछे। क्वेश्चन देने का मकसद ये हुआ कि आपको इस तरह से कभी भी क्रम पूछा जा सकता है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि घटते हुए क्रम में, कि कौन सा कंट्री का एरिया ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा है कि कनाडा का ज्यादा है, यूएसए का ज्यादा है कि चाइना का ज्यादा है। इसके लिए आपको मैं पहले भी बताया था कि शुरू का 5-6 आपको बिल्कुल याद रखना होगा। 5 तो सोचिए आपको याद ही रखना है, कम वाला नहीं पूछेगा। ज्योग्राफी में हमेशा ऊपर वाला ही आता है। अगर एरिया पूछा जाए ज्योग्राफी में, जब सवाल आया है तब आया है ज्यादा एरिया वाला क्वेश्चन पूछा गया। प्लस बीच बीच से आपको, जैसे ये है, इसमें कोई भी जो कंट्री है उसका एरिया बीच में सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन जो 5-6 कंट्री है उसमें आगे पीछे करके बीच से दिया जा सकता है कि किसका एरिया ज्यादा है किसका कम है। तो आपको दो चीज रखना, याद करना है। क्या याद करना है? पहला तो ऊपर से लगभग 5-6 कंट्री, 7 कंट्री आप रखिए, 7 कंट्री का एरिया आपको याद कर लेना है किसका सबसे ज्यादा है। प्लस बीच का जो कुछ कुछ इंपोर्टेंट कंट्री होगा वो भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा पर्वत बृहद हिमालय का भाग है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ज्योग्राफी में आता ही आता है। हर एक साल छोड़ के एक साल आता है। चाहे बिहार का एग्जाम हो, दूसरा सिविल स्टेट्स का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम, पीटी का एग्जाम 2 साल से हो रहा है, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको बिल्कुल आप याद रखिए, ध्यान रखिए, कंसेप्ट को समझिए। ये जो आपका है कंचनजंगा, कौन बृहद हिमालय का भाग है? तो कंचनजंगा। जो हिमालय है उसको 4 भागों में बांटा गया है। हम बात कर रहे हैं उत्तर से दक्षिण। एक होता है जो बांटा गया है वो पश्चिम से पूरब की तरफ भी बांटा गया है, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ जो बांटा गया वो 4 है। क्या क्या है? एक है, पहला है ट्रांस हिमालय। ठीक है, पहला ट्रांस हिमालय है। उसके बाद आपका आ जाता है बृहद हिमालय। ट्रांस के बाद बृहद, बृहद के बाद आपका आ जाता है मध्य हिमालय, और लास्ट में आ जाता है शिवालिक। ठीक है, ये 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कंचनजंगा, कंचनजंगा कौन सा पर्वत बृहद हिमालय का भाग है? तो ये कंचनजंगा। ठीक, इसके अलावा जो ऑप्शन है उसमें भी आपको एक बता देता हूँ कि कंचनजंगा बृहद हिमालय का भाग है। ये भारत के सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य कहाँ है? अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको याद करना आसान होगा। ये सिक्किम है और ये है कंचनजंगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखिए। उसके बाद कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय के लद्दाख श्रेणी का भाग है। ट्रांस हिमालय के लद्दाख श्रेणी का भाग है। और ट्रांस हिमालय में कुल 3 श्रेणी आती है। कौन कौन सा आता है ट्रांस हिमालय में? ट्रांस हिमालय में आता है ये 3 श्रेणी आता है, काराकोरम, जस्कर और लद्दाख। कैलाश पर्वत आपको ट्रांस हिमालय के लद्दाख श्रेणी का भाग है। यहाँ देखिए कैलाश पर्वत, ध्यान दी मैं इसलिए यहाँ पे गायब हो गया जिससे आपको मैप पूरा पता चलिए। कैलाश पर्वत है ये, ट्रांस हिमालय में तीनों आता है, इसमें लद्दाख श्रेणी इसका भाग है। ओके, अगला है गार्डुइन आस्टीन, काराकोरम श्रेणी का भाग है गार्डुइन आस्टीन, जिसे K2 भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको काराकोरम श्रेणी, ठीक है, ये है K2। ध्यान रखिए, आपको मैप पे बिल्कुल याद करना बहुत आसान हो जाएगा, समझना बहुत आसान हो जाएगा। कंचनजंगा इस जगह बृहद हिमालय, सिक्किम में बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। कैलाश रेंज ये आपको आता है ट्रांस हिमालय में, लद्दाख के अंतर्गत, लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत। फिर आपको आ जाता है K2, ये आ जाता है कैलाश श्रेणी में। इसके अलावा नंगा पर्वत ट्रांस हिमालय के जास्कर श्रेणी में है। नंगा पर्वत ट्रांस हिमालय के जास्कर श्रेणी में, ये है जास्कर श्रेणी। देखिए यहाँ पे जास्कर श्रेणी, ये हो जाएगा नंगा पर्वत। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तुर्जू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तुर्जू दर्रा, तुर्जू दर्रा स्थित है मणिपुर में। ठीक है, तुर्जू दर्रा मणिपुर राज्य में स्थित है। इस दर्रे से इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला और डिपू दर्रा स्थित है। दर्रा मैंने हमेशा आपको बोला कि नदी, नाले, दर्रा, घाटी, पहाड़, ये सब अगर भारत का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये सब आप बिल्कुल पढ़िए। हमेशा एग्जाम में दर्रा किस राज्य में, कौन सा दर्रा है, नदी कहाँ पे, किस जगह कौन सा पर्वत है, कौन सा पर्वत चोटी जो ऊंचा है कहाँ पे,
दक्षिण भारत में या आपको प्रायद्वीपीय मैदान में किस तरह का बनावट है, आपको इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बहुत कम फैक्ट है इसमें, मुश्किल से 50-70 फैक्ट है, अगर उसको आप लोग पढ़ लेते तो हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आप लोग का बिल्कुल सही हो। सिक्किम में नाथुला और जेपला दर्रा है और नीति और रिपुरेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये है अन्नाईमुड्डी। कभी-कभी बच्चा, मैं भी बता रहा हूँ, कभी-कभी बच्चा हमेशा डोडा बेट्टा और अन्नाईमुड्डी में कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन आपका जवाब होगा अन्नाईमुड्डी। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड्डी। अन्नाईमुड्डी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और अन्नामलाई पर्वत का ये भाग, अन्नामलाई पर्वत का भाग है अन्नाईमुड्डी, जो कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, यह नीलगिरी पर्वत का भाग है। सबसे ऊंची होगी अनायमुड्डी और सेकेंड नंबर पे हो जाएगा डोडा बेटा। महेंद्रगिरी पूर्वी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जो उड़ीसा के गंजाम जिले में है महेंद्रगिरी। दूसरी है सर्वोच्च चोटी, तो पहली कौन सी है? पहली है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कहाँ की? पूर्वी घाट की। ध्यान देखिए, विशाखापट्टनम, मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे को पता भी नहीं रहता कि विशाखापट्टनम क्या पूर्वी घाट की चोटी का नाम है। जी हाँ, वो लोग कंफ्यूज करते हैं, जब विशाखापट्टनम तो बंदरगाह शहर है, वहां पे क्या होगा, लेकिन विशाखापट्टनम पूर्वी भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब महेंद्रगिरी दूसरी सर्वोच्च चोटी है। महेंद्रगिरी कहाँ पे है? महेंद्रगिरी उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में है। कालसू बुआ है उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और ये कहाँ पे, किस राज्य में? ये महाराष्ट्र में स्थित है। हादिया बेट तथा आलिया बेट द्वीप किस राज्य में स्थित है? आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड जो भारत के जो समुद्र के किनारे जो राज्य है, जो समुद्र के तट से लगे हुए राज्य है, वहां पे कुछ आइलैंड भी है। आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा राज्य के अंतर्गत कौन सा आइलैंड आता है। राइट, हडियाबेट और अलियाबेट द्वीप किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं गुजरात के अंतर्गत। साथ में साथ ये दोनों तो पता चल गया, ये गुजरात में आता है। केरल में आता है विलिंगटन द्वीप, केरल में आता है। एलिफेंटा एलिफेंटा तथा साल्टेट का द्वीप महाराष्ट्र में आता है। और माजुली, माजुली बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है माजुली। यह नदी द्वीप है। नदी द्वीप का मतलब हो गया कि द्वीप का मतलब आइलैंड, मैक्सिमम आइलैंड कहाँ होते हैं? सागर में होते हैं। आइलैंड का मतलब क्या होता है? आइलैंड का मतलब होता है जिसके चारों तरफ पानी हो। तो नदी के बीच में कोई आइलैंड होगा, ये सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नदी उतना चौड़ा होगा तब ना उसके बीच में कोई आइलैंड बनेगा। तो नदी के बीच में आइलैंड बहुत कम पाया जाता है, लेकिन माजुली जो है वो नदी आइलैंड है। और ये किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी, आसाम में माजुली आइलैंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये माजुली आइलैंड। अगर आप लोग कभी मौका लगेगा तो यूट्यूब पे एक बार सर्च कीजिएगा किस तरह से, बहुत ही मजेदार दृश्य है। आप लोग को आज ही अगर मौका मिले 2 मिनट 4 मिनट के लिए, माजुली द्वीप को जो है यूट्यूब पे देखिए कि किस तरह वो नदी के बीच में वो द्वीप बसा हुआ है। केन नदी किसकी सहायक नदी है? केन नदी यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है, लेकिन केन नदी किसकी हो जाएगी? यमुना की। केन नदी का उद्गम उद्गम कहाँ है? कैमूर की पहाड़ी से हुआ है, सतना के पास। और यह नदी बांदा के पास यमुना से मिलता है। सतना में कैमूर की पहाड़ी से केन नदी निकलती है और बांदा के पास यमुना से मिल जाती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सा है? यमुना, घाघरा, सोन है। और चंबल की सहायक नदियां हैं काली सिंध, बनास और क्षिप्रा। और महानदी की सहायक नदियां प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी है। देखिए, इस नदी के अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं। मैंने बार बार मैं आपको बोला, नदी नदी हो जाए या कोई भी जो दर्रा होता है, ये सब बिल्कुल आप लोग हमेशा याद कर लिया। हर दिन कुछ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है कि हर दिन कागज पे नोट कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट चाय पीते समय, कोई भी समय जब भी आपको मिले कि अभी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेटा हुआ, तो उस समय वो चीज को रिवाइज कीजिए। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिए, रात को सोते समय दिन भर में जितना भी आपने स्टडी किया है उसको मनन करने का कोशिश कीजिए। उससे आप लोग को याद करने का क्षमता काफी बढ़ जाएगी। ये आपका आज का भूगोल का सेशन था। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन के माध्यम से जो हम लोग शुरू कर रहे हैं बताने का सिलसिला, उससे आपको 2 चीज़ होता है। एक तो क्वेश्चन का पता चलता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जितने एग्ज़ाम आते हैं, उसी आधार पे आप लोग सामने क्वेश्चन लाया गया है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी दिक्कत हो रहा है, आप लोग तुरंत यज्ञ विद्यार्थ पे हम लोग से संपर्क कीजिए। हम लोग सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे अवेलेबल हैं। आप लोग जिस माध्यम से चाहे, उस माध्यम से यज्ञ विद्या से जुड़ सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं, और मेरा तो आप लोग से रिकमेंड यही होगा कि आप लोग टेस्ट दीजिए। देखिए, जब टेस्ट नहीं देंगे तब तो कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम छोटा बड़ा,
छोटा-बड़ा तो होता नहीं, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपको लगता है कि कॉम्पिटिशन आसान है, मैं बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए कि जिस एग्ज़ाम में आपको लग रहा है कॉम्पिटिशन आसान है, उसमें भी अगर आप लोग तैयारी करके टेस्ट का नहीं आएँगे, तो विश्वास कीजिए एग्ज़ाम में छोटा-छोटा गलती आप लोग करेंगे। जो क्वेश्चन बहुत आसान है, वो भी गलत करेंगे। इसलिए आप लोग हर दिन टेस्ट देने का आदत डालिए। एनवीडिया को ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और रात 10 बजे नया टेस्ट आता है, वो आप लोग दीजिए। पुराना टेस्ट को दोबारा भी दे सकते हैं, ये देखने के लिए कि आपका स्कोर में कितना इम्प्रूव हुआ। अच्छे से पढ़िए, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो ये मीडिया से पूछिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।